किसी भी डेमोक्रेटिक देश में जब आम जनता या डिवोटीज करोड़ों रुपए का दान किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट को सौंपते हैं, तो सबसे बड़ा बुनियादी भरोसा सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, और वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। जब लोग अपनी मेहनत की कमाई किसी जगह समर्पित करते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि उनके एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल साफ और फुल प्रूफ होगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में देश के सबसे बड़े और सबसे हाई प्रोफाइल रिलीजियस कल्चरल सेंटर्स में से एक अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सामने आई है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के एडमिनिस्ट्रेटिव हलके में हलचल मचा दी है। मंदिर के चढ़ावा, डोनेशंस और एसेट्स में एलिजेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यानी हेराफेरी की जांच चल रही है। 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT ने अपनी 15 पेज की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। ये कोई आम रूटीन रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने में CCTV टैंपरिंग, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, बिना रसीद के करोड़ का दान और कुछ ही सालों में एम्प्लॉइज की एसेट्स का अचानक डबल हो जाना जैसे हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। आज इस ब्रॉडकास्ट में हम बिना किसी सनसनी के पूरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को और SIT के उन 5 बड़े खुलासों को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस वक्त पूरे देश के सामने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड और इसकी टाइमिंग को समझना होगा। ये पूरा विवाद अचानक एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। इसकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है जिसे हम इस टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। मंदिर के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की कुछ अंदरूनी सूरतों और कुछ बड़े डोनर्स के जरिए कैश कलेक्शन और गोल्ड सिल्वर ब्रिक्स की मैनेजमेंट पर पहली बार सवाल उठाए गए। शिकायत थी कि कई बड़े दान का कोई सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। मामले की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वक्त गवाए एक हाई लेवल 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया, जिसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑडिट एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया। SIT की इस टीम ने अयोध्या में डेरा डाला। पूरे 6 दिनों तक मंदिर के डोनेशंस, काउंटर्स, वॉल्ट रूम्स, फिजिकल लॉकर्स, इंटरनल ऑडिट लॉग्स और बैंक अकाउंट्स को बारीकी से फॉरेंसिक और फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। जैसे ही SIT ने अपनी 15 पेज की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की, वैसे ही देश का पॉलिटिकल टेम्परेचर भी हाई हो गया। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव समेत पूरे ऑपोजिशन में इसको एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बताया है। ऑपोजिशन का साफ कहना है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव SIT से नहीं बल्कि हाई कोर्ट की एक सीटिंग जज और डायरेक्ट मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन की एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी पर कोई उंगली ना उठा सके। चलिए अब डायरेक्ट उन तथ्यों पे आते हैं जो इस रिपोर्ट के अहम पन्नों में दर्ज है। SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को स्कैनिंग पर रखा है। इस रिपोर्ट के 5 सबसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस प्रकार हैं। खुलासा नंबर 1, SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा सिर्फ लोअर मैनेजमेंट या ग्राउंड लेवल कैश काउंटर्स तक नहीं रखा। रिपोर्ट्स के पहले ही कुछ पन्नों में ये क्लियर किया गया है कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय समेत कई टॉप टियर ऑफिशियल्स की सुपरवाइजरी भूमिका पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट कहता है कि इतने बड़े सिस्टम में चल रहे लैप्सेस के दौरान इन ऑफिशियल्स का जो ओवरसाइट होना चाहिए था वो मिसिंग मिला। इसलिए इनके रोल को फिलहाल संदिग्ध यानी सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। खुलासा नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला फाइंड ये है कि मंदिर के पास आने वाले मेटालिक डोनेशंस, सोना और चांदी का कोई सेंट्रलाइज्ड और रोबस्ट ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम ही मौजूद नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत बना सिंधी समाज का एक बड़ा डोनेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सिंधी समाज ने लगभग 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें, जिसकी मार्केट वैल्यू टैक्स और एवैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैठी है, वो मंदिर को दान की थी। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उन्हें इस 1.5 करोड़ की चांदी की कोई ऑफिशियल सिस्टम जनरेटेड रिसीट या रसीद तक का इशू नहीं की गई थी। खुलासा नंबर 3, फॉरेंसिक ऑडिट और पिछले महीनों के बैंक अकाउंट्स का डाटा जब SIT के आमने सामने रखा तो एक बेहद अजीब मैथमेटिकल पैराडॉक्स देखने को मिला। स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि पिछले कुछ महीने में मंदिर आने वाले टोटल डिवोटीज का फुटफॉल लगातार तेजी से बढ़ रहा है,
नए रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन उन्हीं महीनों में बैंक में जमा होने वाला टोटल कलेक्टेड डोनेशन का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय अचानक नीचे गिर रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इनवर्स रेशियो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक फिजिकल कलेक्शन पॉइंट से बैंक अकाउंट के बीच कोई बड़ा लीकेज या साइफनिंग, पैसा गायब करना ना हो रही हो। खुलासा नंबर 4, रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेशन काउंटर्स पर बैठने और कैश मॉनिटरिंग जैसे हाईली सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल कामों के लिए कई ऐसे एम्प्लॉयज को डिप्लॉय किया गया था जिनसे बिना किसी रिटन ऑफिशियल ऑर्डर, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन के सीधा काम पर लगा दिया गया। यानी बिना किसी पेपर रिकॉर्ड के लोग कैश हैंडल कर रहे थे। और सबसे बड़े शॉक तब लगा जब एसआईटी ने इनमें से कुछ एम्प्लॉयज के पर्सनल वेल्थ प्रोफाइल को चेक किया। पिछले 5 साल के अंदर इनमें से कुछ स्टाफ मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स और प्रॉपर्टीज अचानक डबल यानी दुगनी पाई गई, जिसका उनके ऑफिशियल सोर्स ऑफ इनकम में कोई मेल नहीं बैठ रहा। खुलासा नंबर 5, इस पूरे सिस्टम फेलियर और इरेगुलरिटीज को छिपाने के लिए डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की सिफारिश भी रिपोर्ट में दर्ज है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया है कि मंदिर की उन सेंसिटिव एरियाज के सीसीटीवी फुटेज में स्पेसिफिक ड्यूरेशन पर टैंपरिंग और एडिटिंग डिटेक्ट हुई है, जहां कैश काउंटरिंग और मेटालिक ट्रेजर्स की शिफ्टिंग होती है। इसका मकसद साफ था, फिजिकल मूवमेंट का कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना बचे। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस पर क्या एक्शन लेगी? एसआईटी ने इस पूरी 6 दिनों की इन्वेस्टिगेशन में अब तक 60 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट स्टाफ से कड़ी पूछताछ यानी इंटेरोगेशन कर ली है। इनिशियल रिकमेंडेशंस के मुताबिक जिन प्राइमरी सस्पेक्ट्स पर डिजिटल टैंपरिंग और एसेट इन्फ्लेशन के डायरेक्ट एविडेंस मिले हैं, उन पर इमीडिएट बेसिस पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट का असेसमेंट करने के बाद इस पूरे डोसियर को फॉर्मल रिव्यू के लिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री यानी MHA को फॉरवर्ड करने वाली है। क्योंकि ये ट्रस्ट सेंट्रली मॉनिटर्ड और स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए फाइनल अथॉरिटी यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है। MHA की ये फाइनल कॉल लेगी कि क्या ट्रस्ट के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, किन मेंबर्स को उनके पद से तुरंत मुक्त किया जाएगा और किन पर आगे जुडिशियल इंक्वायरी चलेगी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी के जो नियम होते हैं वो देश के हर ऑर्गेनाइजेशन पर बराबर लागू होते हैं, चाहे वो कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो या फिर देश का कोई सबसे बड़ा रिलीजियस ट्रस्ट। सवाल अब किसी की भावना का नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस और उस एडमिनिस्ट्रेटिव नियम का है जिसके भरोसे पर पूरा देश चलता है। अब देखना ये होगा कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इस मामले में एक नया रिजिड और ट्रांसपेरेंट डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम खड़ा करेगी और क्या इस एसेट डबलिंग और रिकॉर्ड टैंपरिंग के पीछे छुपे असल मास्टरमाइंड्स कभी सामने आ पाएंगे। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर पर आपका क्या सोचना है? फाइनेंशियल क्लीनअप के लिए आपके पास क्या सुझाव है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.